Hello guys, good afternoon. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you to my online classes of medical surgical nursing. जैसे कि आप सब जानते हैं अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस में थर्ड ईयर के लिए ईयर टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर रखा था। तो ईयर के अंदर जो जनरली ईयर की बात करते हैं तो ईयर को 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। कौन से एक्सटर्नल ईयर जिसके अंदर क्या क्या आता है, ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल। देन मिडिल ईयर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल्स एंड देन इनर ईयर जिसके अंदर क्या क्या आता है, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कोक्लियर सिस्टम, जिसके रिलेटेड डिजीज़ अपन ने पढ़ी। लास्ट जो टॉपिक था वो अपना क्या था, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स या मेनियर्स डिजीज़। और इसके बाद इनकी जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई किससे होती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, 8th क्रेनियल नर्व होती है, आई थिंक 8th क्रेनियल नर्व जो होती है वो इनको कनेक्ट करती है। यहाँ से जो भी हियरिंग के, बैलेंसिंग के या जो भी मैसेजेस अपने को ब्रेन तक पहुँचाने होते हैं वो सब कहाँ से जाते हैं, थ्रू द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो अब अपन इनर ईयर की बात करते हैं। तो इनर ईयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 3 रिंग्स पाई जाती हैं। कौन सी सुपीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर 3 रिंग्स होती हैं जो कि जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। कौन सा, और एक होता है कोक्लिया, एक घोंगा के लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं कोक्लिया या सर्कुलर रिंग्स होती हैं। तो जो वेस्टिबुलर सिस्टम और कोक्लियर सिस्टम के अंदर जैसे अपन ने लास्ट डिजीज में पढ़ा था, फ्लूइड भरा हुआ था। कौन सा, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो अपना काम करता है बैलेंसिंग का। किसका काम करता है, बैलेंस। और जो कोक्लियर सिस्टम होता है वो काम करता है अपना हियरिंग का। तो जनरली ईयर के बारे में, इनर ईयर के बारे में अपन ने बात की। तो अब इसके बाद इनकी नर्व सप्लाई, जो वेस्टिबुलर और कोक्लियर सिस्टम, जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होता है, इसकी नर्व सप्लाई। तो जैसे अपन ने बात करी थी पिछली डिजीज़ के अंदर कि अगर ये इस फ्लूइड का इम्बेलेंस हो जाता है या फ्लूइड में एंडोलिम्फ बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। ऐसे ही अगर इसके अंदर ये नर्व्स जो है इनमें इरिटेशन हो जाए, नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ कोज हो सकती है। नर्व को इरिटेशन, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से अगर कोई कंडीशन अराइज हो रही है तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, दैट इज़ नोन एज लेबिरेंथाइटिस। जैसे अपन इनर ईयर के अंदर 2 तरह के लेबिरेंथ की बात करते हैं। एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो इनर ईयर की जो नर्व सप्लाई है, उस नर्व सप्लाई का या इनर ईयर में कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या इरिटेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, लेबिरिंथाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन देखें अपन तो लेबिरिंथाइटिस इज एन इनर ईयर डिसऑर्डर। ये इनर ईयर का डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर जो 2 वेस्टिबुलर नर्व्स होती हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम से 2 नर्व फाइबर्स निकलते हैं इनर ईयर से, जो कोक्लियर सिस्टम से अलग और वेस्टिबुलर नर्व से अलग। तो जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो नर्व फाइबर्स ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं अपने नेविगेशन के लिए और बैलेंस कंट्रोल के लिए। जो वेस्टिबुलर सिस्टम के नर्व फाइबर्स हैं वो किसके लिए, नेविगेशन और बैलेंस कंट्रोल के लिए। और जो कोक्लियर सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हियरिंग के सेंसेशंस के लिए। तो अगर वेस्टिबुलर नर्व का जो नर्व फाइबर्स हैं जो किस पे नेविगेशन और बैलेंस कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर इन नर्व्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन नर्व्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, लेबिरिंथाइटिस। मतलब द इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ vestibular nerve that take the informations of navigation and balance to the brain from the inner ear
that condition is known as labyrinthitis. Means inflammation of the vestibular nerves is known as labyrinthitis. ये आपको सिंपली वर्ड में बोलना चाहें तो जो वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाना इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? लेबिरिंथाइटिस. मेनली इसका इन्फ्लामेशन किस वजह से होता है? या तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है. अब ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कौन से कैसे कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई भी रेस्पायरेटरी, जैसे अपन बात करते हैं अगर रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो उसके चांसेस हैं कि वो मोस्ट कॉमनली कि वो ईयर को इन्फेक्ट कर सकता है. जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है वो कनेक्टेड होता है अपने ईयर से यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू, तो उसके अंदर ईयर तक पहुंच सकते हैं. साइनस से इन्फेक्शन जा सकते हैं, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट से जा सकते हैं. तो वहाँ वाले रेस्पायरेटरी जो इलनेसेस है जैसे ब्रोंकाइटिस है या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हो सकता है. या फिर डायरेक्ट ईयर में इनर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है. या कुछ स्टमक वायरस है जैसे हर्पीज वायरस है, स्टमक वायरस जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार अपने, या एच पाइलोराई इन्फेक्शन है तो वो सब इन्फेक्शन भी ईयर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. हर्पीज वायरस जो हर्पीज जोइस्टर नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से हर्पीज बीमारी होती है, हर्पीज जोइस्टर नाम की डिजीज़ होती है, वो वाला वायरस भी ईयर को अफेक्ट कर सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली जो मिडल ईयर की इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड होके जा सकते हैं इनर ईयर तक. और कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइम डिजीज़ ये सब इनर ईयर के अंदर पहुंच के और उस एरिया को या नर्व्स को इन्फ्लेम्ड कर सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है. इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, हैवी ड्रिंकिंग है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज है, या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस स्पेशली एस्प्रिन. इनका यूज करने की वजह से भी इनर ईयर का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या जो लेबिरिंथाइटिस है वो कंडीशन अराइज हो सकती है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर को इनर ईयर को मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट कर सकते हैं. अगर इनर ईयर या मिडल ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो मे बी दैट इज़ ड्यू टू या सेकेंडरी टू रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो अपन ने बात करी वेस्टिबुलर सिस्टम या वेस्टिबुलर नर्व इफेक्ट हो रही है तो उसका जो काम था बैलेंसिंग का काम था उसमें डिस्टर्बेंस आएगा तो उसकी वजह से डिजीनेस हो सकता है. क्या हो सकता है? डिजीनेस हो सकता है. वर्टिगो जो पिछले डिजीज जो अपन ने पढ़ी थी वेस्टिबुलर सिस्टम या एंडोलिम्फ की, उसके अंदर भी वर्टिगो था. लॉस ऑफ बैलेंस, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है. टिनिटस या एक साउंड बजिंग साउंड आ सकता है आपके ईयर्स के अंदर, रिंगिंग और बजिंग साउंड, टिनिटस. लॉस ऑफ हियरिंग इन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज इन 1 ईयर, यानी यूनिलेटरल होती है ये यूनिलेटरल होता है. यूनिलेटरल एक ही कान को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, दोनों कानों में एक साथ हो ऐसा बहुत रेयर कंडीशंस में देखा जाता है. और डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग योर आई, जैसे अपन ने पिछले डिजीज़ में बात करी थी नाइस्टैग्मस जो बीमारी होती है आई, मैंने जब आई पढ़ाई थी तब उसके अंदर नाइस्टैग्मस बताया था, तो किसी को कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आई के नोट्स रिवाइज कर लेना कि नाइस्टैग्मस क्या होता है. तो वो प्रॉब्लम भी इसकी वजह से हो सकती है. तो वही बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, वर्टिगो, लॉस ऑफ बैलेंस, नोजिया, वोमिटिंग, टिनिटस साउंड, लॉस ऑफ हियरिंग एंड डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग योर आईज. अपना हैंड आई मूवमेंट, हैंड हेड मूवमेंट, ये सब जो बैलेंसिंग होता है ना, ये सब काम करने का वेस्टिबुलर सिस्टम का काम. हाथों का, हेड का, आईज़ का, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना एक, उस कोऑर्डिनेशन को वेस्टिबुलर सिस्टम मेंटेन करके रखता है. तो वेस्टिबुलर सिस्टम अगर डिस्टर्ब होगा तो वर्टिगो या जैसे बात करें अपन लॉस ऑफ बैलेंस या आईज़ की फोकसिंग में प्रॉब्लम. नाइस्टैग्मस में क्या होता है, आईज़ एक तरफ मूव हो जाती, तो ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री एग्जामिनेशन, हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन में अपने को पता लग सकता है अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, पेशेंट अपने को बताएगा कुछ, अपन उसको एग्जामिन करके उसकी आई मूवमेंट्स, उसके हैंड मूवमेंट्स, इनका पता लगा के अपन देख सकते हैं कि उसकी बैलेंसिंग प्रॉब्लम है या कुछ और
प्रॉब्लम। हियरिंग टेस्ट करके उसका हियरिंग लॉस है या नहीं है इस बात का पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से अपने को इन्फेक्शंस के बारे में पता लग सकता है। सीटी स्कैन, एमआरआई करके अपन देख सकते हैं कोई क्रेनियल स्ट्रक्चर्स में के वजह से इन्फेक्शन तो नहीं आया है या कहीं और से स्प्रेड होकर इन्फेक्शन आया हो, तो डीप स्टडीज़ के लिए अपन सीटी एमआरआई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में भी ब्रेन से इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँच गया हो या ब्रेन यहाँ वाला इन्फेक्शन ब्रेन तक ना पहुँच जाए, तो इसके लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ या जो नर्व डैमेज हो रहा है या नर्व का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए भी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करके देख सकते हैं, जो कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ को अपने को बताता है, ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी रेस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोनाइस्टेग्मोग्राफी, नाइस्टेगमस के लिए इलेक्ट्रोनाइस्टेग्मोग्राफी करके देख सकते हैं। तो नॉर्मली डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में इन्फेक्शन का पता लग जाएगा अपने को ब्लड टेस्ट से, अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर अपन अगर डिस्चार्ज है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। वैसे क्रोनिक नहीं होती ये कंडीशन, ये हमेशा एक्यूट ही होती है और नॉर्मल ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी नहीं होती, तो इतना सीरियस नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर पता करना हो डिस्चार्ज आ रहा हो तो डिस्चार्ज का कल्चर करके भी अपन इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके साथ साथ वर्टिगो या हियरिंग लॉस जैसी कंडीशन हो रही है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो ही ईयर में स्प्रेड हुआ इसके चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोनाइस्टेग्मोग्राफी ये करके अपन पता लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस जैसे एलर्जिक कंडीशन हो रही है तो एलर्जीज़ के लिए भी, जैसे इसका कोज एक एलर्जी भी था, अपन ने पीछे देखा था, एलर्जेंस भी होते हैं, हैव ए हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज। अगर किसी को एलर्जी है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मैनेजमेंट में एंटीहिस्टामिन्स देके अपन एलर्जीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे क्लेरिनेक्स। अगर मोस्ट कॉमन चीज़ इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, जो इसमें मैंने ऐड नहीं करी है तो आप वो ऐड कर लेना। एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन है तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजीनेस, नोजिया, इनको ट्रीट करने के लिए मैक्लीजीन, एंटीवर्ट जो ड्रग्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं। सिडेटिव्स दे सकते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट या गिरने के चांसेस ना हो, पेशेंट उठ के खड़ा होगा, डिसबैलेंस होगा, तो उसको सिडेटिव्स दे के अपन सुलाए रख सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन यूज कर सकते हैं, या ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन्स। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं कुछ, जैसे फेक्सोफेनाडाइन, डायफेनिन, हाइड्रामाइन, बेनेड्रिल और लोराटाडाइन, ये सब अपन यूज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ साथ इनर ईयर इन्फेक्शंस का भी ट्रीटमेंट अपने को साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली द कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो ही इनर ईयर तक पहुंच गया है, तो ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिनका अपने को ध्यान रखना है मैनेजमेंट के साथ साथ, कुछ प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं या कुछ प्रिवेंटिव मैनेजमेंट है जो कि अपने को बहुत हेल्पफुल होगा इस डिजीज़ को ठीक रखने में या इसको कि पेशेंट को रिलीफ फील करवाने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवॉइड क्विक चेंजेज इन पोजीशन और सडन मूवमेंट्स, यानी बार बार हिलना नहीं है, क्विक चेंज पोजीशन में नहीं लाना है, क्योंकि उसकी वजह से जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो तो पहले ही काम नहीं कर रहा है, और अगर अपन ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिट स्टिल ड्यूरिंग ए वर्टिगो अटैक, मतलब जैसे आप खड़े होते हो तो कई बार नॉर्मली भी अपने साथ होता है कि जैसे अपन एकदम से खड़े हो जाते हैं तो वेस्टिबुलर सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पाता और अपने को स्पिनिंग या वर्टिगो जैसी फीलिंग आ जाती है। तो आप बैठे रहें, खड़े ना हो ऐसी कंडीशन में। सिट स्टिल ड्यूरिंग ए वर्टिगो, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या स्पिनिंग हो रहा है या वर्टिगो हो रहा है तो आप बैठे रहें। गेट अप स्लोली फ्रॉम ए लाइंग डाउन एंड सीटेड, जब बैठे हो और सो रहे हो तो आप धीरे धीरे उठें। एकदम से उठते हैं तो अपन नॉर्मल इंसान को ही हो जाता है, तो अगर इनको तो बीमारी है तो उसमें और ज़्यादा वर्टिगो जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, कंप्यूटर स्क्रीन्स, ब्राइट और फ्लैशिंग लाइट्स को भी अपने को अवॉइड करना है, क्योंकि वजह से वो एक ट्रिगर हो सकते हैं वर्टिगो के लिए। अगर आप सडनली किसी बहुत फ्लैशिंग लाइट या बहुत
ज़्यादा लाइट की तरफ एक साथ देखेंगे तो उसकी वजह से आपके बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आँखों का कोऑर्डिनेशन भी मैंने बताया कि उसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। तो वर्टिगो अटैक के दौरान या वर्टिगो अटैक अचानक से आ सकता है। तो टेलीविज़न, कंप्यूटर स्क्रीन्स और ब्राइट लाइट्स और फ्लैशिंग लाइट्स को अपने को अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ अगर वर्टिगो आ रहा है और आप बेड पे हैं तो सिट अप इन ए चेयर एंड कीप योर हेड स्टिल। इसकी वजह से क्या होता है, जो टंग बाइट या ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनसे अपन अवॉइड कर सकते हैं। अगर लेटे लेटे वर्टिगो आ रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा एस्पिरेशन जैसी कंडीशंस या और कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए खड़े होके और हेड को स्टिल करके अपने को रखना है ताकि अपन ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें। तो ये कुछ प्रिवेंटिव फीचर्स हैं जिनको यूज करके अपन इस कंडीशंस को ज़्यादा वर्ष होने से बचा सकते हैं। तो गाइस आज अपन ने पढ़ा, छोटी सी डिजीज़ थी पर एग्ज़ाम के हिसाब से पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस में है तो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, पर अपने को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए अपन ने ये डिजीज़ पढ़ी है। तो क्या होता है लेबेरिंथाइटिस, क्या होता है लेबेरिंथाइटिस, क्या होता है लेबेरिंथाइटिस? लेबेरिंथाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स, inflammation of vestibular nerve that carry the signals to vestibular system to brain तक जो सिग्नल्स को ले जाती है। अगर उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी इन्फेक्शन की वजह से, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन ही इसका कोज माना जाता है, वो जो कि वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जीज और कुछ रिस्क फैक्टर्स थे वो भी इसका रीज़न हो सकते हैं। तो लेबरेंथाइटिस इज़ ए कंडीशन या ए वेस्टिबुलर नर्व दैट कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम वेस्टिबुलर सिस्टम टू ब्रेन इज़ इन्फ्लेम्ड बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शंस। दैट कंडीशन इज़ नोन एज लेबरेंथाइटिस। कोजेज की बात अपन ने करी तो कोजेज में क्या क्या है, इन्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट कोज है जिसमें बैक्टीरियल और वायरल दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो ही इनर ईयर और मिडल ईयर तक के जो भी इन्फेक्शंस हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मिडल ईयर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ साथ ये कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करी तो डिजीनेस, वर्टिगो, बैलेंसिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, इसके अलावा टिनिटस जैसे, जो कि ये सारे के सारे फीचर्स आपको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स में भी देखने को मिले थे। और इसके साथ साथ नाइस्टैग्मस जो कि उसमें भी था। जो बैलेंसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें नाइस्टैग्मस वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या नाइस्टैग्मस में क्या होता है, जो आईज़ होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता, दोनों एक तरफ या अपन सामने देख नहीं पाते हैं। उसमें क्या होता है एक साइड में मूवमेंट हो जाती है, तो लेफ्ट में दोनों आँखें या राइट साइड में दोनों आँखें आईज़ के कॉर्नर्स पे चली जाती हैं। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आपने हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, नाइस्टैग्मोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करके अपन इसका पता लगा सकते हैं। और मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स और ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन्स या जो भी एंटी एलर्जिक है, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, आप जो भी आपके पेशेंट में प्रेजेंट है सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंग आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो लिखना ही लिखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में कंडीशन दी जाती है उसमें पेशेंट की सिम्टम्स अगर देता है तो उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो करना ही करना है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब यूज करनी है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आपको अचानक से खड़े नहीं होना है। अगर आपको लेटे लेटे वर्टिगो आ रहा है तो आप ट्राई करें कि सिटिंग अप पोजीशन में आ जाएं और एकदम से सिटिंग पोजीशन या लाइंग पोजीशन से सडन आपको स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आना है। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनका कि आपको साथ में ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, ये डिजीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट मी
अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।